ऑडियो 3। स्वस्थ रहना हो तो खाने पकाने के ढर्रे को बदलें। स्वस्थ एवं निरोग रहने के लिए कड़ी भूख लगने पर चबा चबा कर खाएं। इस बहुमूल्य शर्त का नियमित पालन करने से ही पाचन ठीक तरह से होता है तथा पेट में किसी तरह की शिकायत होने की संभावना नहीं रहती। इसके लिए प्रायः निर्देश दिया जाता है प्रातः तथा संध्या खाने के समय निर्धारित कर लें तथा जब चाहे तब खाने से बचें। बार बार मुंह चलाने तथा पेट में खाद्य पदार्थों को अनियंत्रित रूप से पहुंचाते रहने से भोजन ठीक तरह से कभी पच नहीं पाता। साथ ही भोज्य पदार्थ को सही रूप में चबाएं ताकि उसमें पाचक रस की उपयुक्त मात्रा समाविष्ट करने का काम दांत का ही है। यदि इसका उपयोग न किया गया है और जल्दी जल्दी में भोजन को पेट की भट्टी में झोंक दिया तो इसका परिणाम अपच, दस्त तथा गैस उत्पत्ति के रूप में अनुभव किया जा सकता है। खाने के साथ साथ पकाने की गलत विधि से भी खाद्य पदार्थों के अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तलने, भूनने व मिर्च मसाले के समावेश के कारण वह जायकेदार तो अवश्य बन जाता है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से वह निरुपयोगी व बेकार ही साबित होता है। इसके अतिरिक्त सब्जियों व फल इत्यादि को छिलके उतारकर ही खाने के काम में लाया जाता है। इससे उसके अधिकांश पोषक तत्व हमारे किसी काम नहीं आते। आहार विज्ञान की वर्तमान खोजों से यह तथ्य प्रमाणित हुआ है कि आलू के छिलके में एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की अधिकांश मात्रा उपलब्ध होती है। इसे हटा देने पर 12 से 35% विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसी तरह गाजर के छिलके में भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थियामिन, रिबोफ्लेविन की मात्रा पाई जाती है। सेब के छिलकों में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। सेब के छिलकों में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा उसके गुदे की तुलना में 10 गुना अधिक होती है तथा नियोसिन व रिबोफ्लेविन भी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। अभिज्ञात है कि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी स्कर्वी रोग, त्वचा व उत्तकों के अंतराल में रक्तस्राव तथा एनीमिया, दांत टूटने आदि को रोकने की भूमिका निभाता है। यह प्रायः ताजे फल व सब्जियों से उपलब्ध होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए 70 मिलीग्राम प्रतिदिन की मात्रा में आवश्यक होता है। जहाँ कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती हैं वहाँ छिलके में वे सोख लेती हैं, इसलिए उनको अच्छी तरह धोकर या नमक के पानी से धोकर ही खाना उचित होता है। अनाजों में भी पोषक तत्वों की अधिकांश मात्रा उसके बाह्य परत व शीर्ष भाग में विद्यमान होती हैं, परंतु वर्तमान फैशन परस्ती का शिकार अनाजों को भी होना पड़ता है। देखने में वो स्वच्छ व चमकीले तारे के समान लगें, इसके लिए उसको कई मीलों में घिसाई पिसाई की जाती है। चावल, दाल आदि की स्थिति यही है। गेहूं को भी चक्की में पीसने तथा घर में उसके आटे से चोकर को पृथक कर डालने की प्रक्रिया अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। चावल को खाना बनाने से पूर्व बार बार धोया जाता है तथा पका लेने के उपरांत उसके अतिरिक्त जल को फेंक दिया जाता है। इन सब प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप सच कहा जाए तो हम पोषक तत्वों से हीन छूछ का ही भक्षण करते हैं। प्रायः सब्जियों को काट व छील कर जल में काफ़ी देर तक डुबोया जाता है। इससे उसके पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में जल में घुल जाते हैं। उदाहरण स्वरूप बंद गोभी को काट कर धोने से उसका 9 से 15% एस्कॉर्बिक एसिड, 1 से 5% थियामिन और 3% तक रिबोफ्लेविन नष्ट हो जाता है। यदि इन्हें 1 से 3 घंटे तक इसी तरह रहने दिया जाए तो क्रमशः 8% से 11% एस्कॉर्बिक एसिड नष्ट हो जाते हैं। मूली को छीलकर 24 घंटे तक उसी स्थिति में छोड़ देने से 27% विटामिन नष्ट हो जाते हैं। कटे हुए सेब में भी 1 से 2 घंटे में 20% और 3 घंटे में 35% एस्कॉर्बिक एसिड नष्ट हो जाता है। यह खुली हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके नष्ट हो जाता है। वैसे पूर्ण रूप में यह चयापचय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में कोलेजन, स्वस्थ त्वचा, अस्थि सहायक, ऊतक के निर्माण तथा जख्म उपचार में सहायक होते हैं। प्रोटीन को संश्लेषित करने, रक्त नलिका की संरचनात्मक सामर्थ्य को कायम रखने में, कुछ एक एमिनो एसिड्स के चयापचय तथा संक्रमण से रक्षा करने का कार्य संपादित करता है। खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को बचाने के लिए उसे अधिक उबालने, तलने, भूनने के स्थान पर प्रेशर कुकर अथवा भाप से खाना पकाने की विधि अपनानी चाहिए। खाना कम तापमान पर पकाया जाए, कम समय में उसे तैयार किया जाए तथा कम चौड़े बर्तन में उसे पकाया जाए।
प्राचीन काल में व्यंजनों को रंगयुक्त बनाने के लिए केसर, धनिया व अन्य वनस्पतियों को प्रयुक्त किया जाता था, परंतु आज इसका स्थान कृत्रिम रंगों ने ले लिया है। इस समय विश्व में अधिकतर कृत्रिम रंगों का प्रयोग हो रहा है। भारत में ही अनेक कृत्रिम रंगों का आम प्रचलन है। आश्चर्य तो इस बात का है कि इन रंगों के खतरनाक साबित हो जाने के बाद भी इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप अनेकानेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे प्रजनन अंग, पेट व जिगर का क्षतिग्रस्त होना, शरीर का विकास रुकना, खून में लाल कणों की कमी होना, जिगर पर छाले पड़ना। बुद्धिमानी इसी में है कि हम इन अनुपयुक्त व अप्राकृतिक पदार्थों का सेवन ना करें। खाने के साथ साथ उपवास का भी विशेष महत्व है। उससे शरीर रूपी मशीन को थोड़ा विश्राम करने का अवसर मिलता है तथा उसी अवधि में उसकी धुलाई सफाई भी हो जाती है। उपवास के विषय में आयुर्वेद कहता है, लंघनम परमौषधम, अर्थात उपवास सर्वश्रेष्ठ औषधि है। उपवास रोग निवारक भी और शक्तिवर्धक भी है। व्यवस्थित रूप से चलने वाले दफ्तरों, कारखानों में सप्ताह में 1 दिन का अवकाश होता है। कहीं कहीं तो 5 दिन का भी सप्ताह माना जाने लगा है और 2 दिन छुट्टी में हल्के फुल्के रहने के लिए मिलते हैं। यह छुट्टी में प्रत्यक्ष काम की हानि होती हुई दिखती है, किंतु परोक्ष में उसे लाभ रहता है। 2 दिनों में हल्का फुल्का रहकर व्यक्ति अधिक उत्साहपूर्वक अधिक मात्रा में काम कर सकता है। यही बात पाचन तंत्र के बारे में भी है। पेट, अमाशय, आंतें मिलकर एक तंत्र बनता है। इसमें फूलने सिकुड़ने की क्रिया होती है और उलट पुलट के लिए जगह की गुंजाइश रखे जाने की आवश्यकता पड़ती है। इस सारे विभाग में ठूंसा भरा जाए और कसी हुई स्थिति में रखा जाए तो स्वभावतः पाचन में बाधा पड़ेगी। अवयवों पर अनावश्यक दबाव खिंचाव रहने से उनकी कार्यक्षमता में घटोतरी होती जाएगी। उन अंगों से पाचन के निमित्त जो रासायनिक स्राव होते हैं उनकी मात्रा न्यून रहेगी और सदा हल्की भारी कब्ज बनी रहेगी। खुलकर दस्त होने और पेट हल्का रहने की वह स्थिति न बन पड़ेगी जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। पाचन तंत्र ही आहार को रक्त के रूप में परिणित करने की आश्चर्य भरी प्रयोगशाला है। इसके कलपुर्जों से अनावश्यक छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इससे कई प्रकार की परेशानियां व्यर्थ ही उत्पन्न हो जाती हैं। अधिक मात्रा में खाना इसी तोड़फोड़ का प्रत्यक्ष स्वरूप है। आयुर्विज्ञान ने इसी तथ्य का यह कहकर समर्थन किया है कि कम मात्रा में खाया हुआ अच्छी तरह पच जाता है। फलतः वह अधिक ठूंसने की तुलना में आर्थिक बचत भी करता है, अंगों को सुव्यवस्थित भी रखता है और पोषण भी अधिक मात्रा में प्रदान करता है। वृद्धावस्था के लिए तो यह अनिवार्य अनुशासन है कि वे अपने पाचन तंत्र की क्षमता को देखते हुए आहार की मात्राएं घटाएं। यह न सोचें कि ऐसा करने से शक्ति सामर्थ्य घटेगी, किंतु देखा इसे ठीक उल्टा गया है कि मात्रा घटा देने पर आहार सही रूप से पचता है व उपयुक्त पोषण बढ़ाता है, पाचन तंत्र में विकृति नहीं होने देता। बच्चों के आहार के संबंध में भी यही सावधानी बरती जानी चाहिए। हर वयस्क उन्हें प्रेम प्रदर्शन के रूप में अपने साथ खिलाने लगे तो उसका परिणाम यह होता है कि बार बार खाने की, बड़ों जैसे गरिष्ठ पदार्थों को लेने की आदत पड़ जाती है। इस कारण उत्पन्न होने वाले संकटों से बचने के लिए यही उचित है कि बच्चों को खाते समय पास भले ही बिठा लें, पर उनके आहार का स्तर, अनुपात एवं समय सर्वथा भिन्न रखा जाए। कोमल पेट पर अनावश्यक मात्रा थोपना एक प्रकार से उनके मरण की पूर्व भूमिका विनिर्मित करना है। उपवास को धर्म प्रयोजनों में बढ़ चढ़कर महत्व दिया गया है। धार्मिक प्रकृति के लोग वैसा करते भी हैं। महिलाओं में इसके लिए अधिक उत्साह एवं साहस देखा जाता है, पर इस संदर्भ में जो अनियमितता बरती जाती है वह सब प्रकार से खेदजनक है। उपवास के दिन फलाहारी समझे जाने वाले कुट्टू, आलू, सिंघाड़ा आदि गरिष्ठ पकवानों को स्वादिष्ट के कारण और अधिक मात्रा में खाया जाता है। फलतः परिणाम ठीक उल्टा होता है। मात्रा घटाने और सात्विकता बढ़ाने के रूप में ही फलाहार हो सकता है। जब नाम फलाहार है तो उसे शब्दों के अनुरूप ही होना चाहिए। ताजे सुपाच्य पेड़ के पके फल आवश्यकतानुसार फलाहार में एक बार लिए जा सकते हैं। उनके अधिक महंगे और कोल्ड स्टोर में रखे होने के कारण शाकाहार से काम चला सकते हैं। ताजे फल मिल सकें तो वो भी ठीक है। अच्छा तो यह है कि शाक को उबालकर बनाया हुआ रस या फलों का रस काम में लिया जाए।
दूध, दही, छाछ जैसी प्रवाही वस्तुएं काम में दे सकती हैं। यह सब जंजाल भी जितना कम किया जाए उतना अच्छा। वास्तविक उपवास वह है जिसमें पानी तो बार बार और अधिक मात्रा में पिया जाए, पर पेट पर वजन डालने वाला कोई भी आहार न लिया जाए। छुट्टी सो छुट्टी। उस दिन पेट को एक प्रकार से पूर्ण विश्राम लेने दिया जाए। सफाई करने के लिए गुनगुने पानी में नींबू का रस, तनिक सा खाने का सोडा और शहद मिलाकर अथवा गुड़ मिलाकर दिन में कई बार चाय की तरह पिया जा सकता है। अच्छा लगे तो इस पेय में तुलसी की थोड़ी सी पत्तियां भी डाली जा सकती हैं। इस पेय से पेट की सफाई भी होती है और भूख के कारण पेट में जो ऐंठन पड़ती है उसकी संभावना भी नहीं रहती। पशु पक्षियों में से कोई कभी बीमार पड़ता है तो वो अपना उपचार स्वयं करते हैं, भोजन बंद कर देते हैं। निराहार रहने से शरीर में अन्यत्र काम करने वाली जीवनी शक्ति एकत्रित होकर रोग निवारण में लग जाती है और वो इतने भर उपचार से रोग मुक्त हो जाते हैं। मनुष्यों के लिए भी इसी आधार को अपनाना रोग मुक्ति का सर्वसुलभ उपचार सिद्ध हो सकता है। सप्ताह में एक दिन का पूर्ण उपवास करना ही चाहिए। इतनी छूट सुविधा तो पाचन तंत्र को देनी ही चाहिए। शरीर जुकाम, खांसी, ज्वर आदि की चपेट में आ गया हो तो एक दिन से अधिक उपवास भी किया जा सकता है। निराहार उपवास आरंभ करने से पहले कम से कम एक बार तो खिचड़ी जैसा हल्का भोजन करना ही चाहिए। उपवास तोड़ने के बाद भी आरंभ में एक बार फिर क्रमशः थोड़ा हल्का भोजन लेने के उपरांत ही सामान्य ढर्रे पर आना चाहिए।